इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। क्योंकि 3D बहुत बड़ा होता है। आपके क्लास 11 में आप लगभग है ना 7 से 8 ऐसा चैप्टर पढ़ते हैं जिसका केवल इंट्रोडक्शन आपको 11 में पढ़ना है, बाकी पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको 12 में पढ़ना है। 3D भी वैसा ही चैप्टर आपके क्लास 11 में केवल इंट्रोडक्शन पर, 12 में भी 3D चल रहा है, उसमें लाइन और प्लेन इन दो चैप्टर्स के फॉर्म में 3D आता है और वो काफी बड़ा है। ठीक है, देखिए सबसे पहला चीज मान लीजिए जैसे ये एक पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट किसी सरफेस पे है कि स्पेस में है? स्पेस में है। जब भी पॉइंट स्पेस में होगा इसका मतलब वो 3 डायमेंशन में पॉइंट है। पॉइंट 3 डायमेंशनल नहीं होता है, 3 डायमेंशन में वो पॉइंट एग्जिस्ट करता है। ये जो आ रहा है ना कॉर्नर आपकी तरफ से यहाँ, इसको मान लीजिए एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस और नीचे आ गए जेड एक्सिस। ठीक है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 2 3 4। हमको कहीं से पता चला इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना 2 3 4, यानी x पे चले 2 यूनिट, फिर अभी ऊपर रूफ पे y पे चले 3 यूनिट रूफ पे टॉप पे, फिर z पे आए 4 यूनिट, तब जाके ये पॉइंट हमको मिला। ठीक है, इसको बोलते हैं पॉइंट इन 3 डायमेंशन। तो पॉइंट का जब 3 डायमेंशन में होगा तो कोऑर्डिनेट्स कैसा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट इन 3 डायमेंशन दैट इज x1 y1 z1 तीनों एग्जिस्ट करेगा। इसका x1 y1 और z1 तीन कोऑर्डिनेट एग्जिस्ट करेगा। जबकि x1 क्या है, x1 इज इक्वल्स टू x इंटरसेप्ट, x एक्सिस पे कितना लेंथ कवर कर रहा है, y1 क्या है y इंटरसेप्ट, और z1 हो गया था z इंटरसेप्ट। और ये सारे इंटरसेप्ट का कैलकुलेशन किसके बेसिस पे होता है, ओरिजिन के बेसिस। कैलकुलेशन किसके रिस्पेक्ट में, ओरिजिन। ओरिजिन से 2 यूनिट, ठीक है, 3 यूनिट और 4, समझ में आ रहा है? तो ये सब का सब कैलकुलेशन ओरिजिन के रिस्पेक्ट में होता है। इसमें आपको दूसरा बात ये जानना जरूरी है कि ऑक्टेंट्स एग्जिस्ट करता है, ऑक्टेंट्स एग्जिस्ट इन स्पेस या 3D। आप तो नाम सुने होंगे क्वाड्रेंट का, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट होता है, मगर क्वाड्रेंट कहां होता है, सरफेस प्लेन, यानी कि 2D। 3D में क्या होता है, ऑक्टेट्स। कितना सेक्शन, ठीक, चलिए देखते हैं। देखिए ऑनलाइन वाले को हम कैसे दिखा सकते हैं, सबको दिख जाएगा। ठीक है, ये कॉर्नर इधर साइड में x एक्सिस, मेरी तरफ y एक्सिस, ऊपर जाएंगे z एक्सिस। ठीक है, देखिए पॉजिटिव x पॉजिटिव y पॉजिटिव z, लेकिन एक स्पेस बना। अब ऐसे ही देखिए, एक यहां पे आ गया, देखिए एक्सिस सेम है जुड़ा हुआ। ठीक है, दो दो अभी तक ऑक्टेंट हुआ है। ठीक है, एक और 3 हुआ, दिख रहा है, उसी वाले एक्सिस, इस वाले जेड एक्सिस, इस वाले जेड एक्सिस। यही सब समय होता है जब हम मिस करते हैं, काश हम स्पाइडरमैन होते और हाथ होता। ठीक है, मगर अब है तो इंसान तो 2 ही हाथ है, उसी में काम चला लेते, 2 ऑक्टेंट और इसी एक्सिस के साथ कॉमन एक और ऑक्टेंट। अब देखिए खाली स्पेस है, वहां एक और ऑक्टेंट हो सकता है, तो एक फ्लोर में 4 ऑक्टेंट हुआ, 4 ऐसे ही इसके ऊपर वाले फ्लोर में होगा, कितना हो गया 8। सबके बीच कॉमन कौन, ये वाला पॉइंट, ये जो दिख रहा है ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट सबके बीच कॉमन। तो ऑक्टेंट्स एक्स वाई जेड एक्सिस के बेसिस पे कितना एग्जिस्ट करेगा, 8 ऑक्टेंट होगा और सबका नाम होता है। सबसे पहला ऑक्टेंट जो है इसको बोलते हैं ओ एक्स वाई जेड, पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव जेड। ठीक है, दूसरा ऑक्टेंट जो होगा ये होता है ओ एक्स वाई जेड डैश, नेगेटिव जेड। ठीक है, तीसरा ऑक्टेंट होगा ओ एक्स वाई डैश जेड, फिर फोर्थ होगा ओ एक्स वाई डैश जेड डैश। पॉजिटिव एक्स पे 4 हुआ, नेगेटिव एक्स पे भी 4।
ओ एक्स डैश वाई जेड, एफ नंबर में ओ एक्स डैश वाई जेड डैश, 7 नंबर में ओ एक्स डैश वाई डैश जेड, और 8 नंबर पे ओ एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। जिसमें डैश डैश लगा हुआ है वो कैसा है? नेगेटिव। जिसमें डैश नहीं लगा हुआ वो कैसा? पॉजिटिव। तो यहाँ पे अगर हम लोग कोऑर्डिनेट्स का साइन कन्वेंशन लिखें तो कह सकते हैं प्लस प्लस और प्लस। इसमें क्या होगा? प्लस प्लस और माइनस, फिर माइनस, फिर माइनस प्लस और प्लस, उसके बाद माइनस, फिर उसके बाद प्लस और फिर माइनस। इस जगह पे आया माइनस माइनस और प्लस, तीनों माइनस, है ना। देखिए इसमें क्वेश्चन कैसा रहता है? क्वेश्चन ये बोलता है नेम ऑक्टेंट which contain 2 3 minus 1 and 4 4 4 minus 4 minus 4। चलिए फर्स्ट वाले का ऑक्टेंट क्या होगा? ओ एक्स वाई जेड डैश, ठीक है। फर्स्ट वाले के लिए ओ एक्स वाई जेड डैश, सेकंड वाले एक्स वाई डैश जेड। सबसे पहला एक नंबर का क्वेश्चन है सर, ठीक है। मिल गया एक नंबर, बाकी के लिए पढ़ना है। 3 नंबर का आता है, ये 2 नंबर और पढ़ लो। सबसे पहला चीज ये, उसके बाद थर्ड पे आइए। मान लीजिए कोई एक क्यूबॉइड है, एक क्यूबॉइड है। अब इस क्यूबॉइड में ना आपको एक रेफरेंस पॉइंट लेना होगा। मान लीजिए ये आपका रेफरेंस पॉइंट है, नाम है इसका O, ठीक है। जैसे ओरिजिन होता है ना वैसे जब इस डायरेक्शन में जाएंगे, इस डायरेक्शन मतलब जैसा दिख रहा है राइट साइड जाए तो पॉजिटिव x, जब इधर अंदर की तरफ जाएंगे पॉजिटिव y, ऊपर की तरफ जाएंगे पॉजिटिव z, ठीक है। नाम दे रहे हैं इसको, बोले A B, यहाँ तो कुछ है C D, ये हो गया E, ये है F, और यहाँ बच गया G, हो गया। हम लोग को ये बताया गया ना कि इसका जो लेंथ है, तो लेंथ अलोंग x एक्सिस वो 2 यूनिट का है। इसका जो विड्थ है वो अलोंग y एक्सिस है 3 यूनिट का, और इसका जो हाइट है वो अलोंग z एक्सिस है 4 यूनिट का। ये हमको बता दिया। क्यूबॉइड है तो LBS तो बताएगा, ठीक है। वो हम लोग के क्वेश्चन में गिवन है। अब हम लोग से बोला गया था कि जितना भी कॉर्नर है हर एक कॉर्नर का कोऑर्डिनेट्स निकालना है, हर एक कॉर्नर के वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट्स निकालना है। तो कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे तो सबसे पहले ये ओरिजिन अगर है 0 0 0 पर, जब हम A के लिए प्रोसीड किए तो क्या बढ़ा? YZ पे कोई इफेक्ट नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि x में हो जाएगा 2 y0 z0। जब हम लोग G के लिए जाएंगे कौन बढ़ेगा? y। तो कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 3 0। जब हम लोग F के लिए जाएंगे क्या बढ़ गया? Z, तो ये 0 0 4 हो गया इसका कोऑर्डिनेट। चलिए आइए अब अपने पास B, A के रिस्पेक्ट में B को देखिए, Y की तरफ जा रहा है तो A का Y बढ़ेगा, Z और X पे कोई इफेक्ट नहीं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा कोऑर्डिनेट? 2 3 0। C पे आइए 2 3 4, क्योंकि Z बढ़ गया। अच्छा D में आइए, C के रिस्पेक्ट में D में आइए, अपोजिट डायरेक्शन है ना। अपोजिट किसका? किसका? Y का। इधर जा रहे थे अंदर तो Y पॉजिटिव, बाहर आ रहे हैं ना तो Y नेगेटिव, उतना ही नेगेटिव, तो Y उतना ही नेगेटिव, 2 0 4 हो जाएगा, ठीक है। 2 0 4। E पे जिसके रिस्पेक्ट में, F के रिस्पेक्ट में या C के रिस्पेक्ट में आपके 0 3 0 3 4 0 3, ये हम लोग को बोला गया, सही है। और कोई बचा?
हो गया सर, ठीक है। अगर यही बोलता क्यूब तो क्यूब में एलबीएस तीनों बराबर होता, काम वही करते, ठीक है, वैसे ही लिखते हैं हम लोग। अगर मान लीजिए ये वाला कुछ और दिया रहता, क्या फर्क पड़ता, मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं एक और अपने पास क्यूबॉइड है और हम लोग से ये बताया कि ये वाला कोऑर्डिनेट जो है ना ये 2, -1 और 5 है, ठीक है, और बाकी डाटा वही है। लेंथ जो है 2 यूनिट, विड्थ जो है 3 यूनिट और हाइट जो है, ठीक है, 5 नहीं 4 था, 4 यूनिट। चलिए अब इसके रिस्पेक्ट में ये पॉइंट क्या होगा, तो x मेरा बढ़ेगा, x बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा 2 यूनिट, तो ये हो जाएगा 4 -1 और 5। अब अगर हम इस पॉइंट को लेंगे तो y बढ़ेगा, ठीक है, कितना बढ़ेगा 3 यूनिट, 4 to 5 हो जाएगा। अगर हम इस पॉइंट पे जाएंगे तो z बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, तो ये 4 to 9 हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट और इस पॉइंट को, डायगोनली एंड पॉइंट्स। किसी एक क्यूब या क्यूबॉइड में कितना डायगोनल्स होता है, 4, अपर से लोअर, फिर अपर से लोअर, ठीक है, वैसे ही उधर अपर से इधर लोअर और इधर अपर से उधर, 4 डायगोनल होता है। चारों डायगोनल का जो बीच में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ क्यूबॉइड या क्यूब, ठीक है। और अगर हमसे पूछ दिया डायगोनल का लेंथ, हम कैसे निकालें डायगोनल का लेंथ, डिस्टेंस फार्मूला लगाएं। आप मान लीजिए हमको नहीं आता है, पढ़ के नहीं आया, पाइथागोरस नहीं, हाँ, रूट अंडर एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर ऐड करते हैं, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, वो भी डायगोनल होता है ना। आप जो बोले ना हर्ष, आप ठीक बोले, पता है, दिखा रहा है, दोनों पॉइंट है। एक बार x2 - x1 कितना है 2, ठीक है, y2 - y1 कितना है 3 और z2 - z1 कितना है वही है, ठीक है। तो डिस्टेंस, अगर कोऑर्डिनेट्स है तो डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे, अदरवाइज हम लोग जानते हैं मेंसुरेशन में पढ़े रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन आता है किससे, 3D से। अब सवाल रह गया नेक्स्ट, डिस्टेंस फार्मूला आता है क्या, अभी तो आप डिस्टेंस का नाम, डिस्टेंस फार्मूला a अगर दिया हुआ है x1 y1 z1, b अगर मेरे पास प्रोवाइडेड है x2 y2 और z2 और z2, तो a से b तक का जो डिस्टेंस निकलेगा, कोई बोलिए हम सुन के लिखेंगे, हो गया। अच्छा, क्या हम लोग को सेक्शन फार्मूला आता है, एक बार बोल के सुना दीजिए तो। m प्लस, ठीक, हम पूरा सुनिए, x कोऑर्डिनेट कितना होगा mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, y कोऑर्डिनेट my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n, z कोऑर्डिनेट z2 प्लस nz1 बाई m प्लस, हो गया। तो कीजिए इसको, बोलते हुए अच्छा लग रहा है मगर 3D लगभग 80% खत्म। देखिए मान लीजिए जैसे इधर साइड में जा रहे हैं x एक्सिस, ठीक है, ऊपर जा रहे हैं y एक्सिस, एक पॉइंट यहाँ पे है, तो इस सरफेस को क्या बोलेंगे, xy प्लेन, x और y से रिलेटेड है ना, xy प्लेन, ये बाहर निकला, क्या कवर कर रहा है z, ठीक है। अगर ये ऑब्जेक्ट है और ये मिरर है तो इमेज कहाँ बनेगा, अंदर, ठीक है, इमेज अंदर बनेगा। क्या चेंज करेगा, x y z, क्या चेंज करेगा z ना, z, केवल z, ठीक है। और अगर ये जितना बाहर है उतना ही अंदर होगा ना, तो बाई द वे अगर ये ऑब्जेक्ट मेरा 4 यूनिट बाहर है तो z पॉजिटिव, z 4, तो इमेज का z क्या होगा -4, ठीक है, -4। अगर ये xz प्लेन है तो ये बाहर वाला कौन है y, तो केवल y कोऑर्डिनेट चेंज होगा इसके इमेज का। तो इन केस ऑफ इमेज
कोई बोलेगा? एक्स वाई प्लेन के रिस्पेक्ट में इसका इमेज माइनस जेड वाई, जेड क्या होगा? नेगेटिव हो जाएगा, माइनस जेड। x1 और y1 पे कोई फर्क नहीं, केवल z का मैग्नीट्यूड वही होगा, साइन अपोजिट होता है, ठीक है। अगर दूसरा बात करें xz प्लेन के रिस्पेक्ट में, तो वैसे केस में जो इमेज होगा उसका कोऑर्डिनेट यही है ऑब्जेक्ट x1 माइनस y1, हाँ x1 माइनस y1 और z1। xz पे कोई फर्क नहीं, y नेगेटिव हो गया। विथ रिस्पेक्ट टू yz प्लेन x केवल नेगेटिव हो जाएगा, माइनस x1 y1 और z, ठीक है। अगला पॉइंट, डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, नाम है ए बी सी, विथ रिस्पेक्ट टू या फ्रॉम, फ्रॉम 6 पार्ट लेके चलेंगे इसमें। सबसे पहला एक्स वाई प्लेन, डिस्टेंस इज इक्वल टू एक्स वाई प्लेन से एबीसी का डिस्टेंस निकालना है। अभी हम आपको बता रहे थे, ये अगर एक्स वाई प्लेन है तो ये बाहर वाला पॉइंट केवल क्या मेकअप कर रहा है, ये कवर कर रहा है जेड। तो जितना जेड कोऑर्डिनेट होगा उतना ही ना इस पॉइंट का इस प्लेन से डिस्टेंस होगा। तो अगर एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो दैट विल बी एग्जैक्टली इक्वल्स टू द जेड कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, ठीक है। तो वो सी के इक्वल होगा, सी यूनिट्स। अगर हम लोग yz प्लेन के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस निकालते हैं तो वो डिस्टेंस क्या होगा? जब yz में बात करेंगे तो x कोऑर्डिनेट वो डिस्टेंस होगा, यानी a यूनिट्स। और थर्ड, अगर हम लोग xz प्लेन के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी इक्वल्स टू सिंपल b यूनिट्स, y कोऑर्डिनेट जितना होगा। अब यही बदल रहा है, अगर आपसे बोला x एक्सिस से डिस्टेंस, अभी तक प्लेन से डिस्टेंस निकाला था, अब x एक्सिस से, तरीका वही रहेगा। देखिए पॉइंट यहाँ पे है ABC, ठीक है, ABC, और ये xy प्लेन है। हमसे डिस्टेंस किसका मांगा? x एक्सिस का, पॉइंट से x एक्सिस का डिस्टेंस, पॉइंट से x एक्सिस, ठीक है। थोड़ा विजुअलाइज कीजिएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। ऐसे आया, ऐसे गया, ऐसे गया, राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। और उस राइट एंगल ट्रायंगल का ये डिस्टेंस क्या है? हाइपोटेनस। जबकि हम कवर क्या कर रहे हैं? ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, वो P और B की तरह बिहेव करेगा। तो जब x एक्सिस से किसी दिए गए 3 डायमेंशन के पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है x एक्सिस से, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू रूट अंडर y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। अगर हम लोग यहीं पे डिस्टेंस y एक्सिस से कैलकुलेट करते हैं, सोच के बोलिए, a स्क्वायर c स्क्वायर ना, y छोड़ देंगे उस समय, ठीक है। और अगर हम लोग z एक्सिस से डिस्टेंस निकालते हैं तो z कोऑर्डिनेट छोड़ देंगे, उस समय अपने पास डिस्टेंस आएगा रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। समझ में आया? सर्कल क्या होता है? सर्कल ना कहीं माइनस नहीं होगा। आप जब हाइपोटेनस निकाल रहे हैं ना, तो वो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बराबर होगा ना, ठीक है, इसलिए। हाँ, सर्कल क्या होता है? सर्कल एक 2 डायमेंशनल सिमेट्रिकल फिगर होता है, ठीक है, 2 डायमेंशनल सिमेट्रिकल फिगर होता है जिसमें x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट दोनों बराबर होता है, ठीक है। और वो डिस्टेंस किसके बराबर होता है? रेडियस के इक्वल। कंसेंट्रिक सर्कल्स जानते हैं। आप कंसेंट्रिक सर्कल्स को क्या कीजिए ना कि रेडियस रेगुलरली डिक्रीज करके एक के ऊपर एक रखते जा रहे हैं, अज्यूम कीजिए, क्योंकि रख तो पाएंगे नहीं, अज्यूम कीजिए। क्या हुआ? इतना बड़ा सा एक सर्कल था, उसके ऊपर इतना छोटा रखे, उसके ऊपर इतना छोटा रखे, उसके ऊपर इतना छोटा, इतना छोटा, इतना छोटा। पता है, अभी हम आपके सामने हेमिस्फीयर बना दिए, ठीक है। और वही काम अगर हम नीचे की तरफ भी करेंगे तो पूरा स्फीयर बन जाएगा। तो सर्कल इज एलिमेंट्री पार्ट ऑफ एनी स्फीयर, ठीक है। सर्कल कैसा होता है? 2D फिगर होता है, x और y में। अगर इसको हम देखिएगा,
ये ऐसे फैला था ना तो सर्कल बोले, इसी को धीरे 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 ऊपर उठा रहे थे तो वो स्फीयर बन गया, यानी एक और डायमेंशन उसमें ऐड हो गया, दैट इज जेड, जेड एक्सिस, जेड कोऑर्डिनेट। तो जैसे सर्कल का इक्वेशन होता है वैसे ही स्फीयर का भी इक्वेशन होता है। बात करेंगे अभी उसी पे, इक्वेशन ऑफ स्फीयर, इक्वेशन ऑफ स्फीयर x minus h whole square plus y minus k whole square plus z minus m whole square that is equals to r square। ठीक है, सर्कल में आप यहां तक पढ़े थे, यही होता था ना, सेंट्रल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल बोलते हैं इसको। ठीक है, अगर इसी में आप एक डायमेंशन लगा दिए z और उसके साथ एक कांस्टेंट, ये क्या बन गया, इक्वेशन ऑफ स्फीयर। कौन से फॉर्म में, सेंट्रल फॉर्म। ठीक है, चाहिए इसका सेंटर, कोई बता पाएगा, h के, चाहिए इसका रेडियस, कोई बोल पाएगा, वो तो सामने चमक आ रही। ठीक है, अच्छा, जनरल इक्वेशन, ये तो सेंट्रल था ना, जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर। सबसे पहले क्रॉस क्वेश्चन, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, फिलहाल में पढ़े थे, हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बोले 2gx प्लस 2fy, उसके बाद से हम c इक्वल टू 0। देखिए ये हो गया सर्कल। आप केवल x और y यूज किए, एकदम सिमेट्रिकल तरीके से z यूज कीजिए, तो आप ये बोलना चाहेंगे कि सर यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगा, और 2gx प्लस 2fy प्लस 2mz हो सकता है, प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, यानी x का पावर 2 y का पावर 2 तो z का भी पावर, x का पावर 1 y का पावर 1 तो z का भी पावर, और उसके साथ कांस्टेंट इक्वल टू 0। इट इज कॉल्ड जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर। ठीक है, अब सवाल था सेंटर, तो इसमें -g और -f होता था। ठीक है, इसमें एक और जुड़ जाएगा, -g -f। ठीक है, और इसका रेडियस कितना, तो रेडियस रूट अंडर क्या होता था, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c होता था सर्कल। तो स्फीयर में केवल क्या है, इसके जैसा m स्क्वायर भी आएगा प्लस m स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया स्फीयर से रिलेटेड बात, शायद ही आ जाए। चलिए और एक चीज, आपके पास कोई रफ पेज है, फाड़िएगा मत, छोटी छोटी छोटी। मान लीजिए ये एक लाइन है, पाइप नहीं लाइन। ठीक है, ये एक लाइन है, तो इसको x और y में डिफाइन करते हैं। कोई क्या किया, बोला कि देखिए सर जानते हैं लाइन का हम चमड़ा ऐसे निकाल लेते, वो क्या कर रहा है, एक और डायमेंशन दे रहा है, डायमेंशन देने के बाद ये एक सरफेस बन गया, और सरफेस बनने का मतलब ये एक प्लेन बन गया। तो लाइन में अगर एक डायमेंशन ऐड कर दें, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लेन में। जैसे सर्कल में एक डायमेंशन लगाए तो स्फीयर बन गया ना, वैसे लाइन में एक डायमेंशन लगाएंगे क्या बन जाएगा, प्लेन। तो बस इक्वेशन ऑफ प्लेन से मतलब होता है। लाइन का जनरल इक्वेशन क्या होता है, तब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, हम बोले जनरल इक्वेशन, जो सबसे ज्यादा जनरल, जिसमें आंसर छोड़ वो कभी इंटरसेप्ट नहीं होता है। आंसर तो हमको मिल गया मगर आप गलत हो। ठीक है, इक्वेशन ऑफ प्लेन, ध्यान दीजिए बस, इक्वेशन ऑफ प्लेन ax प्लस by, लाइन में प्लस c इक्वल टू 0 होता है, c मतलब कांस्टेंट, हम d भी तो लिख सकते हैं कांस्टेंट है। ठीक है, ये हुआ लाइन। अगर प्लेन है तो एक डायमेंशन गेन करेगा, क्या लगता है क्या बने, cz। ठीक है, क्या बनते हैं यहाँ, cz। तो अगर कोई लीनियर इक्वेशन होता है x y z का, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, प्लेन। ठीक है, वो रिप्रेजेंट करेगा प्लेन। तो ये प्लेन हो सकता है, कभी कभार आपको ये बोलते कि कोई एक लाइन है जो प्लेन को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो किस रेशियो में डिवाइड करेगा, तो एटलीस्ट आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन तो आएगा। लाइन में से एक वेरिएबल पॉइंट निकालेंगे, उसको प्लेन पे पुट करेंगे, अननोन निकल जाएगा, रेशियो फाइंड हो जाएगा। ठीक है, कोई आपसे ये बोलते है कि देखो एक प्लेन है, वो बोला कि एक लाइन है और नहीं दो पॉइंट ए और बी, और प्लेन इसको डिवाइड कर रहा है,
ठीक है, प्लेन इसको डिवाइड कर रहा और एक पॉइंट कंटेन किया समथिंग 1 4 -9, बोला किस रेशियो में डिवाइड कर रहा, हम बोलेंगे लैम्डा इज टू 1 में डिवाइड, ठीक है। तो 1 जो होगा वो लैम्डा x2 प्लस 1 x1 बाई लैम्डा प्लस 1 होगा, वहां से लैम्डा निकल जाएगा, ओके, ठीक है। ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो होता क्या है ना कि आप अगर प्लेन का इक्वेशन जानते नहीं तो देखिए प्लेन का यूज हुआ नहीं इसमें, मगर केवल आप क्वेश्चन में देखिए कि प्लेन लिखा है, प्लेन तो हमको आता है, तो क्वेश्चन कैसे बनेगा उससे, वो तो आता हुआ नहीं बनता, ये तो आता ही नहीं हमको, तो ये कैसे बनेगा, इसलिए हम आपको यहाँ पे बता दिए कि प्लेन का इक्वेशन क्या है, ठीक है। काम खत्म, 3D का थ्योरी खत्म, नोट कीजिए इसको, क्वेश्चन करते हैं फटाफट और स्टार्ट करें। डेरिवेटिव्स, देखिए डेरिवेटिव कहने का मतलब क्या हो गया कि डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस होता है, डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस होता है और उसका जो रिजल्ट होता है उसको डेरिवेटिव कहते हैं। तो डिफरेंशिएशन क्या प्रोसेस है, जब किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का चेंज दूसरे के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज जो निकलता है वो डिफरेंशिएशन है। तो डिफरेंशिएशन क्या है, प्रोसेस, और डिफरेंशिएट करके कुछ रिजल्ट तो मिलेगा ना, जैसे सब्ट्रैक्ट करके ऐड करके मल्टीप्लाई करके मिलता है, वो रिजल्ट क्या कहलाता है, डेरिवेटिव, ठीक है। सबसे पहला चीज फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, देखिए इसका फॉर्मूला होता है, निकलता क्या है वहां से, dy by dx, dy by dx का मतलब वेरी स्मॉल चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन x, ठीक है, ये dy by dx, और ये नोटेशन है किसके लिए, डेरिवेटिव। एक्चुअल में नोटेशन ये है ddx, जो बताता है कि किसी का डिफरेंशिएशन होने वाला है, अब किसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, y का, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। इसके लिए फॉर्मूला स्टैंड करता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस h माइनस fx और डिवीजन में h, और इसको हम लोग f डैश x भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा एक और फॉर्मूला इसका एग्जिस्ट करता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f x माइनस h माइनस fx और डिवीजन में माइनस h, ठीक है। एक जगह प्लस h, एक जगह क्या है, माइनस h। तो अगर आप एक पॉइंट में कुछ सब्ट्रैक्ट करते हैं तो लेफ्ट आते हैं कि राइट जाते हैं, लेफ्ट आते हैं नंबर लाइन पे, ठीक है, लेफ्ट आते हैं, इसको कहा जाता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तब ये आगे बढ़ गया तो क्या कहलाएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। 12 क्लास में LHD RHD दोनों निकालने का जरूरत पड़ता है क्योंकि वहां पे हमको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना होता है। 11 क्लास में दोनों में से किसी एक फॉर्मूला को यूज करना होता है और प्रेफरेंस है अपना RHD, ठीक है, आपको इसी फॉर्मूला को यूज करना है। क्वेश्चन कैसा रहेगा, क्वेश्चन रहेगा फाइंड डेरिवेटिव ऑफ x sin x with respect to x using फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करके आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है किसका, x into sin x, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चन में गिवन है fx, कितना गिवन है, x into sin x गिवन है, ठीक है। अब इसके बाद आप देख लीजिए कि फॉर्मूला में हमको क्या रिक्वायरमेंट है, fx plus h खुद से निकाल लेंगे, fx plus h बोलने का मतलब जहां x है वहां क्या पुट करेंगे, x plus h, तो लिख सकते हैं x plus h into sin x plus h, दोनों जगह ना x जो है वो x plus h बन जाएगा। अब उसके बाद फॉर्मूला में पुट करेंगे, ठीक है, और कुछ नहीं करना, फॉर्मूला पुट करना, बाकी पूरा का पूरा काम जो है वो लिमिट का होगा। अब डेरिवेटिव का काम खत्म होता है, fx plus h के जगह पे x plus h into sin x plus h माइनस fx का मतलब x sin x और डिवीजन में कौन बचा,
h हो गया। हम लोग को इसको सॉल्व करना है किस तरीके से, लिमिट के तरीके से, लिमिट के तरीके से। देखिए x sin x प्लस h और माइनस x sin x दोनों में से कॉमन लेंगे तो क्या है x, दोनों में से x कॉमन आएगा ना, x से पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं और x sin x दोनों में से x कॉमन आएगा। h वाले का अभी बात नहीं कर रहे हैं, उसको रहने दीजिए। लिमिट h टेंड्स टू 0, x कॉमन लेके मेरे पास बच गया sin x प्लस h माइनस sin x, सही है। यहां से x निकाले तो sin x प्लस h बच गया और माइनस sin x बच गया। अदरवाइज और क्या बचा है, h sin x प्लस h प्लस में h sin x प्लस h, दोनों के नीचे h होगा, हम इसके नीचे अलग कर ले रहे हैं, इसके नीचे अलग कर ले रहे हैं, उससे हमको फायदा क्या होगा तो आपको दिखे, इसलिए उसको हम सेपरेट, ठीक है। अब जो सेकंड वाला पार्ट बचा ना, हमको उसको सॉल्व ही नहीं करना है, ठीक है। हमको सॉल्व किसको करना है, इसको करना है। कैसे पता चलेगा कि किसको सॉल्व करें किसको ना करें, एक बार h की जगह 0 पुट करके सोचिए, sin x माइनस sin x कितना होगा 0 और नीचे 0, ये 0/0 है। लिमिट डिमांड करता है ना कि जहां 0/0 आएगा उसको सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करना है। एक बार यहाँ h की जगह 0 पुट कीजिए, क्या है वो तो 0/0 भी है, तो उसको सॉल्व ही नहीं करना। समझ गए किसको सॉल्व करना है किसको नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे आपको sin c माइनस sin d दिख रहा है, ट्रिग्नोमेट्री है ना, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाएंगे। अब ट्रिग्नोमेट्री है तो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला तो लगेगा, कौन सा, ट्रांसफॉर्मेशन। sin c माइनस sin d, लगता है आपको फॉर्मूला याद नहीं, सोचिए थी कि आपसे पूछे 2 sin c माइनस d बाई 2, तो h/2 इंटू cos c प्लस d बाई 2, तो 2x प्लस h बाई 2, खत्म। रिमेनिंग जो बच रहा है उसको रहने दीजिए वैसे, sin x प्लस h, ठीक है, अंदर में x प्लस h, इसके नीचे h था। अब देखिए लिमिट में एक फॉर्मूला था sin थीटा बाई थीटा 1 होता है जबकि थीटा 0, h 0 तो h/2 0 नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो sin का थीटा दिखा, क्या नीचे थीटा है, नहीं, लाना पड़ेगा, उसके लिए बाई 2 इंटू 2। अब देखिए यहाँ पे sin थीटा बाई थीटा 1 हो जाएगा, ठीक है, वो 1 हो गया, ये 2 और ये 2 कट गया। अब क्या करें, h के जगह पे 0 पुट करें, जैसे h के जगह 0 पुट करेंगे सबसे पहले x बचेगा, यहाँ पे h के जगह 0 पुट करेंगे तो 2x/2 मतलब क्या बचा cos x, और यहाँ पे h के जगह 0 पुट किए तो sin x। ये डिफरेंशिएशन का रिजल्ट मिला, इसका मतलब ये हमको क्या मिला, डेरिवेटिव मिला, ये हमको डेरिवेटिव मिला, ठीक है। dy by dx फॉर दिस फंक्शन या f dash x फॉर दिस फंक्शन इज इक्वल्स टू कितना, x cos x प्लस sin x। कोई दिक्कत, डेरिवेटिव एकदम हल्का, दिक्कत ही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखें, इसी fx दिया हुआ है e टू द पावर x, आपको शायद याद भी होगा फिजिक्स में पढ़े हैं ex का डेरिवेटिव ex ही होता है, आप पढ़े हैं ex का डेरिवेटिव ex होता है, याद कर लिया, मगर आपको ये पता नहीं है कि ex का डेरिवेटिव ex आता कहां से, वही लेके आता है ये फर्स्ट प्रिंसिपल। जितना भी हम लोग डिफरेंशिएशन का फार्मूला, इसके बाद भी खाली फार्मूला पे बात करेंगे, वो सब का सब डिराइव होता है यही फर्स्ट प्रिंसिपल से, ex, ठीक है, ex। तो fx प्लस h कितना होगा, x की जगह x प्लस h लिखना है, fx और fx प्लस h में आपको क्या दिख रहा है, x की जगह x प्लस h लिखा, तो ex में जहां x है वहां पे भी तो आप x प्लस h लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद डेरिवेटिव का फार्मूला f dash x इज इक्वल्स टू, थोड़ा जगह कम है तो हम f वाला चीज नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, fx प्लस h माइनस fx और डिवीजन में h। सोचिए तो इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं न्यूमरेटर में, ex। पता है किसी किसी को नहीं दिख रहा होगा, कारण है कि उनके दिमाग में ये नहीं आ रहा है, अगर पावर ऐड है तो सेम बेस पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ना। अब दिखा आपको कि ex दोनों में से कॉमन आ जाएगा, ठीक है, जैसे था वैसे ही छोड़ देगा। ex जैसे आप कॉमन निकालिएगा तो ex कोई काम नहीं, एकदम बाहर निकाल दीजिए,
dx लिमिट h टेंड्स टू 0 अंदर बचेगा EH -1 और डिवीजन में h बोलिए इसका वैल्यू बोलिए पूरा लिमिट खोल कर 1 वो 1 हो जाएगा तो बचेगा कितना EX तो कह सकते हैं कि जो अपने पास f' या डेरिवेटिव आएगा दैट इज इक्वल्स टू कितना EX कोई दिक्कत फर्स्ट प्रिंसिपल से फर्स्ट प्रिंसिपल में अगर यहाँ रूट लगा देगा तो बात थोड़ा सा बिगड़ जाएगा ठीक है हम क्वेश्चन दिखाएंगे आपको अभी तो जस्ट स्टार्टिंग किए हैं नोट कीजिए एकदम हल्का क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन fx is equals to e के पावर में ले लिया रूट अंडर 3x ऐसा e के पावर में रूट अंडर 3x करना क्या है कि fx प्लस h कितना मिलेगा हमको e के पावर में रूट अंडर 3 टाइम x प्लस 3 टाइम h ये मिलेगा ठीक है उसके बाद हम लोग के पास डेरिवेटिव के फर्स्ट प्रिंसिपल का फार्मूला क्या होता है कि लिमिट जब h 0 हो जाए तो fx प्लस h और fx का जो डिफरेंस होता है h से डिवाइड करने पे डेरिवेटिव प्रोवाइड करता है ठीक है पुट करेंगे सारा वैल्यू तो लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h की जगह e टू द पावर रूट अंडर 3x प्लस 3h माइनस e टू द पावर रूट अंडर 3x और डिवीजन में h क्या सीखे थे जो इस प्लेस पे रहेगा उसको कॉमन निकालेंगे तो कॉमन ये आ जाएगा तो फर्स्ट वाले पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 इसको तो एकदम कॉमन निकालना ही इसके साथ सब्सट्रैक्शन में आ जाएगा वो पावर देख लीजिए अगर नहीं समझिएगा तो हमको बताइएगा बताएंगे कैसे नहीं आता वैसे नहीं आएगा ये नहीं आप नहीं समझ गए सब नहीं समझा क्या बोले ईबी निकालने वाले हैं ईबी निकालने वाले हैं इसमें तो ईबी है तो निकालेंगे कैसे तो हम लोग को मैथमेटिक्स इतना तो सिखाया है कुछ का कमी हो तो कम से कम मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो कर दी माइनस ईबी अब ईबी बाहर निकाले तो यहाँ बच गया ईए बाई ईबी -1 सेम बेस डिवीजन पावर का क्या होगा सब्सट्रैक्शन होगा ऐसा ठीक है बस यहाँ से हम डायरेक्ट यहाँ पहुंच गए थे बीच में गायब था ठीक है तो जिसको समझने में दिक्कत हुआ था अभी समझ में आ गया कैसे होगा ठीक है ठीक अब E के लिए फॉर्मूला ये है कि जो पावर में है उतना ही जब तक नीचे नहीं होगा तब तक ये 1 नहीं होगा EZ-1/Z 1 होता है ना तो हमको ये चीज खुद से नीचे लिखना पड़ेगा पुट करना होगा खुद से -√3x ठीक है और इतने से ही हमको ऊपर में मल्टीप्लाई भी करना होगा रूट अंडर 3x प्लस 3h -√3x ठीक है अब जाके ये जो क्वांटिटी यहाँ से h को छोड़ के दिख रहा है ना ये पूरा का पूरा 1 हो जाएगा EZ-1/Z ये 1 हो जाएगा मगर रूट माइनस रूट देके गया और रूट माइनस रूट सॉल्व करने का तरीका क्या होता है रैशनलाइजेशन लिमिट भूल जाइएगा तो बहुत झमेला फंसेगा हम आपको बार बार ठीक है जो सुन के समझ लिया और उस हिसाब से काम कर लिया वो बच गया नहीं तो उसके बाद क्या होगा ना आपके मुंह से एक ही चीज निकलेगा जाने दो ही चल ये एक चैप्टर नहीं लिमिट और डेरिवेटिव है ना पूरा आपका 45% है ऐसे सोचिएगा ठीक है देखिए जब भी रूट माइनस रूट रहता है क्या करते हैं हम लोग रैशनलाइजेशन करते हैं अब रैशनलाइजेशन वहां तक चला गया है वो देखिए ठीक है जो बच गया थोड़ा उसको लिख लिया जाए ये बचा है ये तो 1 हो गया है नीचे एक h बचा हुआ है उसके साथ a माइनस बी ए प्लस बी कितना होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट हट जाएगा यानी 3x प्लस 3h माइनस 3x फिर से बोले 3x प्लस 3h माइनस 3x क्या बच गया 3h ऊपर केवल 3h और नीचे रूट अंडर 3x प्लस 3h प्लस रूट 3x h और h गया ठीक है
जो बच गया वही आंसर देगा। अब आपको h के जगह केवल 0 पुट करना है, केवल h के जगह 0 पुट करना है, तो आपके डेरिवेटिव का रिजल्ट मिलने वाला है। ये तो e का पावर √3x जैसे था वैसे बच गया, ऊपर में एक 3 बच गया और नीचे में ये 0 हो गया, तो √3x प्लस √3x कितना 2√3x, ये होगा आपका डेरिवेटिव। ठीक है, तो एक रूट लग गया पावर में, तो देखिए कैसे थोड़ा सा बढ़ गया, कारण है कि दो लिमिट एक साथ सॉल्व होगा। एक्सपोनेंशियल बनाने का यही तरीका है, बाकी कहीं भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रहेगा उसके लिए आपको ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला ही लगेगा। ठीक है, अलजेब्रिक में कोई दिक्कत नहीं, अलजेब्रिक तुरंत बन जाएगा। ठीक, आपका फर्स्ट एक्सरसाइज इसी के बेसिस पे रहता है, खत्म हो गया। कंपटीशन लेवल का डेरिवेटिव तो टच मत कीजिएगा, नहीं तो कॉन्फिडेंस फटाक से गिर जाएगा नीचे, क्योंकि अभी तो पढ़ रहे हैं कि डेरिवेटिव बोलते किसको, वहां पे एप्लीकेशन है। ठीक है, कुछ बेसिक रिजल्ट जिसके बेसिस पे क्वेश्चन बनेगा। आपको लगता है कि फॉर्मूला आता है कि जब हम x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या होता है, nx n minus 1, nx n minus 1 एक होते थे ना। जब हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं sin x को क्या होता है, और जब cos x को करते हैं डिफरेंशिएट, लिखते चलिए मेरे साथ, ये क्या हो जाएगा माइनस sin x। ठीक है, फोर्थ नंबर, जब आप डिफरेंशिएट करेंगे sec x को क्या आएगा sec into tan, cosec अच्छा अब आ गया cosec x, cosec x का क्या होगा माइनस cosec into cot, माइनस cosec into cot। ठीक है, ये 6 नंबर ddx of tan x sec स्क्वायर, और 7वें नंबर पे था कि ddx of cot x माइनस cosec स्क्वायर x। 8वें नंबर पे एक्सपोनेंशियल आया ex का ex। 9वें नंबर पे एक्सपोनेंशियल रूप बदल के आया है ax का ax log a, ax into log a, ax रहेगा और इसके साथ इंटू में कौन होगा log a। ठीक है, यहाँ पे भी log e होता है, मगर log e का वैल्यू 1 होता है ना, तो वो दिखता नहीं है, साइलेंट हो जाता है। ठीक है, 9 नंबर हो गया। 10 नंबर पे ddx of log x कितना, दैट इज 1 by x, तो ddx log मतलब log e बेस है, ddx of log a बेस x कितना, ओ नहीं पता, अच्छा 1 by x log a, 1 by x log a। एक्सपोनेंशियल में वो मल्टीप्लाई होता है log a, और लॉग में क्या होता है वो डिवीजन में जाता है log a। ठीक है, तो log 2 बेस x बोला तो 1 by x log 2। ठीक है, 12 नंबर में आइए, लगता है आपको है ना डिफरेंशिएशन आता होगा शायद रूट x का 1 by 2 रूट x। 13 नंबर में डिफरेंशिएशन ऑफ द कांस्टेंट 0, और अपनी सेफ्टी के लिए एक एडिशनल फार्मूला ddx of 1 by x बहुत काम देगा, माइनस 1 by x स्क्वायर। 14 हुआ ना, 6 और होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का, 12 को 20 बताया जाता है। ठीक है, और 11 को 14 ही बताया जाता है, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का आपका क्वेश्चन अभी नहीं मिलेगा, अब चैप्टर भी नहीं पढ़ेगा। ठीक है, वो 12 में। ये जो 14 फार्मूलाज है इसके बेसिस पे डेरिवेटिव का सारा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है ना, आज चिंता नहीं करना, इधर उधर कहीं ताक झाक नहीं करना, 14 क्वेश्चन में सब बनेगा, नोट करते जाइए। कौन से पार्ट में खत्म, तो वो अभी हम रोकते हैं थोड़ा सा है ना, अभी जनरल तौर पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन मान लीजिए अपने पास ये है कि फंक्शन fx जो है दैट इज इक्वल्स टू e टू द पावर 3 log x प्लस माइनस e टू द पावर 5 log x, डिवीजन में e टू द पावर केवल log x माइनस e टू द पावर 2 log x, ऐसा लिखा। सोच लेने दीजिए, हाँ सब ठीक है। ठीक है, ये ऐसा अपने पास। अब इसमें से log और e एक दूसरे का क्या होता है इनवर्स,
इनवर्स होने का मतलब इसमें यूज क्या होगा ना, डिफरेंशिएशन बाद में, सबसे पहले फंक्शन सॉल्व, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं e का पावर अगर कभी log x हो तो ये सिंपल 1 होता है। e का पावर log x कितना होता है, गलत, x होता है। e का पावर log x कितने के बराबर, x। e का पावर log a कितने के बराबर, 1। e का पावर log b कितने के बराबर, b। समझ में आ रहा है? यानी कि log और e एक दूसरे को कैंसिल करता है क्योंकि एक दूसरे का इनवर्स, ठीक है। हम लोग वही काम यहाँ करेंगे, अगर log और e को फेस टू फेस लाना है तो 3 को उठा के इसके ऊपर चढ़ाना है, x के ऊपर, तो x becomes x क्यूब। आया? बाय द प्रॉपर्टी ऑफ log नहीं होता है, ये चला जाएगा, जो पावर रहता है वो आगे आता है, तो आगे वाला ऊपर भी तो जा सकता है। वो क्या होगा, log x बाई डिवीजन में सिंपल log x रहने दीजिए अभी, और यहाँ पे log x स्क्वायर, हर जगह e log कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, x क्यूब माइनस एक्स पाई बाई यहाँ से x माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपको इसको सॉल्व करना है, ऊपर से क्या कॉमन ले सकते हैं, मैक्सिमम कॉमन x क्यूब, तो बच गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या बचा था 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, a माइनस बी ए प्लस बी, और डिवीजन में क्या कॉमन आएगा, मैक्सिमम कॉमन x, तो आया अपने पास 1 माइनस एक्स, ये दोनों कटता हुआ दिखा, एक x भी रह के क्या करेगा, स्क्वायर छोड़ के जाएगा, तो फंक्शन मेरा fx थोड़ा सॉल्व हो गया कि x स्क्वायर से 1 मल्टीप्लाई होके x स्क्वायर और x स्क्वायर से x मल्टीप्लाई होके x क्यूब, क्या था क्या, ठीक है। अब डिफरेंशिएट करेंगे इसको, ठीक है, d dx ऑफ ना fx यानी f डैश x, जब तक क्वेश्चन में नहीं बोले ना फर्स्ट प्रिंसिपल तब तक उसको टच ही नहीं करना है, ठीक है। x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x और x क्यूब का 3x, मिल गया। तो क्वेश्चन में देखिए डेरिवेटिव कहाँ लगा, यहाँ लास्ट में आके ना, जब तक फंक्शन पूरा सॉल्व नहीं हो जाएगा तब तक आप डेरिवेटिव यूज ना करें, नहीं तो इतना जबरदस्त टर्म में वो कन्वर्ट हो जाएगा ना कि सॉल्व करना मुश्किल, ठीक है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन बोला कि fx जो है वो है √x प्लस e टू द पावर x माइनस 1 बाई x प्लस 2 sin x के साथ, सोचे नहीं छोड़ देंगे मगर ले ही लेते और e का पावर e, अब जैसे 4 का करते वैसे 7 का भी कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, प्लस और माइनस से सेपरेट है ना, हर एक टर्म का अलग अलग डिफरेंशिएशन होगा, हर एक टर्म का अलग अलग डिफरेंशिएशन, यानी 7 क्वेश्चन मिलके एक क्वेश्चन बनाया है, ठीक है। तो f डैश x जब निकालेंगे, √x का डेरिवेटिव ex का डेरिवेटिव 1 बाई x का डेरिवेटिव माइनस 1, तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस था माइनस, sin x का डेरिवेटिव cos x, ex का डेरिवेटिव xe का डेरिवेटिव exe माइनस, जैसे xm का होता है वैसे, ठीक है। और e टू द पावर e का डेरिवेटिव, ये कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का पावर कांस्टेंट तो रहेगा कांस्टेंट, जैसे 2 का पावर 2 4 होता है, ठीक है, वैसे ये कांस्टेंट है तो वो कितना हो गया। अगला चेन रूल, चेन रूल क्या कहता है कि अगर आपको डिफरेंशिएट करना है f ऑफ gx का, कितना फंक्शन है, 2 फंक्शन एक साथ, 2 फंक्शन, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन बैठा है, इसको बोलते हैं एलिमेंट्री फंक्शन, जो अंदर में बैठा है, बाहर वाले को कहते हैं मदर फंक्शन, ठीक है। तो एक मदर फंक्शन है जो डिफाइंड है किसमें, एलिमेंट्री फंक्शन, और एलिमेंट्री फंक्शन किसमें डिफाइंड है, x, ठीक है। मतलब ये जब सुनते हैं ना तो बहुत टेक्निकल लगता है एकदम प्योर मैथमेटिकल है, जब लिखेंगे तो अच्छा वही था। तो ये f डिफरेंशिएट कैसे करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है, f का डेरिवेटिव f डैश के अंदर gx, और बाद में सेकंड फंक्शन कौन मिलेगा g, g का डेरिवेटिव g डैश x,
बात बहुत मैथमेटिकल और टेक्निकल लग रहा है, एग्जांपल में देखिए बात एकदम क्लियर हो जाएगी। लिखा sin 2x, sin के अंदर 2x बैठा है, 2x एक अलग फंक्शन है और sin एक अलग फंक्शन। f कौन? sin और g कौन? 2x। तो पहले sin का डेरिवेटिव क्या होता है? cos के अंदर 2x लिखेंगे, बाद में 2x का डेरिवेटिव क्या होता है? बस यही बताना है, ठीक है? ओ ठीक है। एक और ddx ऑफ e के पावर में sin 2x, कितना फंक्शन एक साथ? 3, e एक sin एक 2x एक, ठीक है? तो e का डेरिवेटिव e ही होता है, sin का डेरिवेटिव cos होता है, 2x का डेरिवेटिव 2 होता है। कोई दिक्कत? सब बढ़िया चल रहा है। एक और आपके लिए देखे तो चले जाए। हाँ तो थोड़ा सा भयंकर लिख लेते हैं। रूट अंडर लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1, चलिए इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा, ठीक है? सब्जेक्टिव, तो सब्जेक्टिव में चेन रूल के लिए आपको दिखाना होगा कि आप रूट का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो उसके अंदर वाले फंक्शन के रिस्पेक्ट, लॉग का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं उसके अंदर वाले फंक्शन के रिस्पेक्ट, एलिमेंट्री फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट, ठीक है? उसके बाद रूट का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/2 रूट अंडर लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 इनटू लॉग का क्या होता है? 1/x स्क्वायर प्लस 1, फिर x स्क्वायर का कितना होता है? 2x, 1 का 0। ये बाद में आप बोल रहे थे 2 काट दें, ठीक है? समझ में आया कैसे बनेगा? ले लेते हैं, थोड़ा खत्म कर दे क्या? चलिए यहीं तक आज, ठीक है?